आप में से कई लोगों ने इस साल रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म सिकंदर तो देखी ही होगी, शायद सबने नहीं। फिल्म को लेकर सलमान खान के फैंस के बीच एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी हाई था, मगर रिलीज के बाद ये फ्लॉप साबित हुई। पर फिर भी 200 करोड़ के बजट में फिल्म ने 376 करोड़ का बिजनेस कर लिया। चौंक गए ना? सही सुना, 376 करोड़। आखिर एक फ्लॉप फिल्म ने इतने पैसे कैसे कमा लिए? आज बजट बट्टू एंटरटेनमेंट में हम आपको समझाएंगे फिल्म का आम जनता से छुपा हुआ बिजनेस मॉडल। ये एक ऐसा गणित है जो तेज तर्रार प्रोड्यूसर्स के दिमाग में हमेशा चलता रहता है। हाय, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं बजट बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। बॉलीवुड नाम सुनते ही आपके दिमाग में नाचते गाते सितारे, बड़े बड़े पोस्टर और थिएटर की भीड़ उमड़ आती है। मुंबई से चलने वाली ये इंडस्ट्री न सिर्फ इंडिया की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से गिनी जाती है, जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाई जाती हैं। भारत में हर साल लगभग 1500 से 2000 फिल्में बन रही हैं, जिनमें से बॉलीवुड का हिस्सा लगभग 200 से 300 फिल्मों का होता है। 2023 में तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने लगभग 1800 फिल्में बनाई, जिसमें से हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में भी शामिल थीं। थोड़ा पीछे आते हैं, 2022 में बॉलीवुड ने लगभग 250 फिल्में रिलीज़ की, लेकिन कोविड के प्रभाव और दर्शकों की बदलती पसंद के कारण फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। बॉलीवुड में हिट और फ्लॉप का रेशियो फिल्म की लागत और कमाई पर निर्भर करता है। कोई मोई वेबसाइट के अनुसार 2022 में लगभग 45 बॉलीवुड फिल्में फ्लॉप हुईं, यानी अपनी लागत वसूल नहीं कर पाई। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर फ्लॉप फिल्मों का रेशियो इतना ज़्यादा है तो फिर हर साल इतनी फिल्में बन क्यों रही हैं? इसलिए क्योंकि फिल्में बनने के बाद बॉक्स ऑफिस से कमाई करें या ना करें, अपने बजट के साथ अच्छा खासा प्रॉफिट ले जाते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? तो जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि सलमान खान की सिकंदर ने फ्लॉप होने के बाद भी 376 करोड़ की कमाई कर ली थी। ये पैसा फिल्म को केवल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से नहीं आया था। इस अमाउंट का सोर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म है, और इन प्लेटफॉर्म से हमारा मतलब है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अलावा म्यूजिकल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और OTT राइट्स। जिसे समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा फिल्मी बिजनेस मॉडल। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस मूवी मेकिंग की प्रोसेस में कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स और इसके बाद होता है एग्जीबिटर्स का काम। हर फिल्म की शुरुआत होती है प्रोड्यूसर से, यानी वो इंसान या कंपनी जो फिल्म में पैसा लगाता है। ये वही होते हैं जो स्क्रिप्ट खरीदते हैं, डायरेक्टर फाइनल करते हैं और स्टार कास्ट चुनते हैं। प्रोड्यूसर का काम है पूरी फिल्म को फाइनेंस करना, पैसा लगाना, यानी लोकेशन, शूटिंग, म्यूजिक, VFX सबका खर्चा उठाना। हालांकि प्रोड्यूसर कोई जादूगर नहीं है जो सारा पैसा अपनी जेब से निकाले। वो फंडिंग के कई रास्ते अपनाता है, जैसे स्टूडियो बैंकिंग। यशराज फिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शन या रेड चिली जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस अपनी हिट फिल्मों की कमाई से नई फिल्में फंड करते हैं। इसके बाद आते हैं को प्रोड्यूसर्स। कई बार प्रोड्यूसर रिस्क बांटने के लिए दूसरे इन्वेस्टर या प्रोडक्शन हाउस को साथ लाता है, जैसे ब्रह्मास्त्र के लिए धर्मा प्रोडक्शन, स्टार स्टूडियोज, डबल नेगेटिव और स्टार लाइट पिक्चर्स ने साथ मिलकर पैसा लगाया। वहीं OTT डील्स जैसे नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम या डिज्नी प्लस हॉटस्टार पहले ही डिजिटल राइट्स खरीद लेते हैं। मान लो फिल्म का बजट है 100 करोड़ और नेटफ्लिक्स ने 40 करोड़ की डील ले ली। प्रोड्यूसर का 40% रिस्क तो पहले ही कवर हो गया। ब्रांड स्पॉन्सरशिप। आपने चेन्नई एक्सप्रेस में नोकिया का फ़ोन या ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में ज़िंदगी मिलेगी की टैगलाइन तो देखी होगी। ब्रांड्स प्रोडक्ट प्लेसमेंट के लिए प्रोड्यूसर मोटा पैसा देते हैं। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को खुद फंड किया और Amazon प्राइम से डिजिटल राइट्स की डील करके पहले ही अच्छा खासा मोटा पैसा कमा लिया। ये है प्रोड्यूसर का जादू। प्लानिंग, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन के बाद प्रोड्यूसर का काम होता है इसे बेचना, दर्शकों तक पहुंचाना। अब इसके लिए क्या वो हर थिएटर में जा जाकर फिल्म को स्क्रीन करवाते होंगे? नहीं, इस काम को पूरा करने के लिए एंट्री होती है डिस्ट्रीब्यूटर की। डिस्ट्रीब्यूटर वो सुपर हीरो या मास्टरमाइंड है जो प्रोड्यूसर की बनी बनाई फिल्म को थिएटर के पर्दे तक पहुंचाता है। आसान शब्दों में डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर और थिएटर के बीच का ब्रिज है जो सुनिश्चित करता है कि फिल्म सही समय पर स्क्रीन पर पहुंचे। ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटर टिकट की बिक्री से होने वाली कमाई को थिएटर मालिकों और प्रोड्यूसर के साथ बांटता है। इसमें उसका कमीशन भी शामिल होता है। डील के आधार पर यह हिस्सेदारी तय होती है और इसमें कई तरह के टाइप्स होते हैं। पहला होता है मिनिमम गारंटी यानी MG। इस डील में डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर को पहले ही एक फिक्स अमाउंट दे देता है, चाहे फिल्म चले या ना चले। मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर ने 50 करोड़ में फिल्म का राइट्स खरीदा। अब अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो भी प्रोड्यूसर को अपने 50 करोड़ मिल गए, नो टेंशन। लेकिन अगर फिल्म सुपर हिट हो गई और 200 करोड़ कमा लिए तो सारा मुनाफा डिस्ट्रीब्यूटर की जेब में जाता है।
रेवेन्यू शेयरिंग, जितना कमाएंगे दोनों मिल बांट के खाएंगे। ये डील थोड़ी दोस्ताना होती है, इसमें प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर कमाई को मिल बांट कर खाते हैं। मान लीजिए फिल्म ने 100 करोड़ कमाए और डील 60-40 की थी, तो 60 प्रोड्यूसर को और 40 डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा थिएटर का हिस्सा काटने के बाद। ये डील तब अच्छी होती है जब दोनों को लगता है कि फिल्म में दम है और अच्छा बिजनेस करेगी। उदाहरण के लिए RRR जैसी फिल्म में जहाँ प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों को भरोसा था कि फिल्म ग्लोबल हिट होगी। कमीशन बेसिस, इस डील में डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को थिएटर तक पहुँचाने का काम करता है और बदले में एक फिक्स कमीशन लेता है, जैसे 10-20% टिकट सेल्स का। प्रोड्यूसर को ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है क्योंकि अगर फिल्म नहीं चली तो नुकसान उसी का होगा, लेकिन अगर फिल्म हिट हो गई तो प्रोड्यूसर को ज़्यादा मुनाफा मिलता है। उदाहरण के लिए छोटे बजट की फिल्में जैसे 12th फेल अक्सर कमीशन बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है। अब हम बॉलीवुड के बिजनेस मॉडल की कहानी के तीसरे और आखिरी किरदार तक पहुँच चुके हैं, एग्जीबिटर। ये वही लोग हैं जो फिल्म को आपके शहर के चमचमाते मल्टीप्लेक्स या पुराने ज़माने के सिंगल स्क्रीन थिएटर तक लेके आते हैं ताकि आप पॉपकॉर्न के साथ आपकी फेवरेट मूवी का मज़ा ले सके। लेकिन ये एग्जीबिटर कौन होते हैं, इनका रोल क्या है? एग्जीबिटर वो है जो फिल्म को आपके सामने बड़े पर्दे पर पेश करता है। आसान शब्दों में थिएटर का मालिक जो सिनेमा घर चलाते हैं, चाहे वो PVR हो या आइनॉक्स जैसे शानदार मल्टीप्लेक्स हो, या फिर आपके शहर का पुराना सिंगल स्क्रीन थिएटर जहाँ सीटियाँ और तालियाँ बजती हैं, ये सब एग्जीबिटर हैं। इनका काम है डिस्ट्रीब्यूटर से फिल्म लेना और उसे अपने थिएटर में लगाना। लेकिन रुकिए, एग्जीबिटर का काम सिर्फ फिल्म लगाना नहीं है, ये लोग सिनेमा घर का पूरा बिजनेस मैनेज करते हैं। टिकट की बिक्री से लेकर पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक बिजनेस की सेल तक सब कुछ इनके कंधों पर होता है। एग्जीबिटर फिल्म इंडस्ट्री का वो आखिरी पड़ाव है जहां दर्शक और फिल्म मिलती है। जैसे हमने पहले बताया था कि प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर में डील होती है, उसी तरह यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर में डील होती है। एग्जीबिटर डिस्ट्रीब्यूटर से फिल्म के राइट्स लेता है ताकि वो उसे अपने थिएटर में दिखा सके। वो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बातचीत करता है कि कितने शोज़ होंगे, कितने स्क्रीन्स पर लगेगी या रेवेन्यू कैसे बटेगा। उदाहरण के लिए अगर जवान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज़ हो रही है तो PVR या आइनॉक्स जैसे मल्टीप्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटर वो उनसे डील करेंगे और फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन्स और प्राइम टाइम शोज़ मिलने की बात करेंगे। एग्जीबिटर को ये सुनिश्चित करना होता है कि थिएटर में सब कुछ टिप टॉप हो, साउंड सिस्टम, प्रोजेक्शन सीट्स और साफ़ सफाई। इसके अलावा वो टिकट की कीमतें भी तय करते हैं। मल्टीप्लेक्स में टिकट के दाम ज़्यादा होते हैं, 300 से 1000 रुपये, जबकि सिंगल स्क्रीन थिएटर में 100-200 रुपये में टिकट मिल जाती हैं। ये कीमतें फिल्म की डिमांड और लोकेशन पर निर्भर करती हैं। अब इसमें एक बड़ा रोल होता है टिकट प्राइसिंग का। भारत में टिकट की कीमत में 18 से 28% GST और कुछ राज्यों में एंटरटेनमेंट टैक्स शामिल होता है। ये पैसा सरकार की जेब में जाता है, जिसके बाद बाकी रकम डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर में बंटती है। एग्जीबिटर का काम सिर्फ फिल्म दिखाना नहीं बल्कि दर्शकों को थिएटर तक खींचना भी है। मल्टीप्लेक्स अक्सर ऑफर देते हैं जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री या कॉम्बो डील्स, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक। सिंगल स्क्रीन थिएटर में भीड़ जुटाने के लिए कभी कभी टिकट के दाम कम किए जाते हैं, खासकर अगर फिल्म पहले हफ्ते में अच्छा बिजनेस नहीं कर रही हो। टिकट की बिक्री से जो पैसा आता है उसे एग्जीबिटर कलेक्ट करता है और फिर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बांट लेता है। इसके अलावा मल्टीप्लेक्स में खाने पीने की चीज़ें, पॉपकॉर्न, नाचोस, कोल्ड ड्रिंक की बिक्री से भी अच्छा खासा मुनाफा होता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि मल्टीप्लेक्स में पॉपकॉर्न की कीमत इतनी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि यही उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा होती है। अब आता है वो सवाल जो आप लोगों के मन में आ रहा होगा, अगर फिल्म थिएटर में फ्लॉप हो जाए तो प्रोड्यूसर का क्या होता है? क्या वो कंगाल हो जाता है? जी नहीं, बॉलीवुड का बिजनेस इतना स्मार्ट है कि फ्लॉप फिल्में भी मुनाफा कमा लेती हैं। कैसे? सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिकल राइट्स और OTT राइट्स की जादुई तिकड़ी की बदौलत। सैटेलाइट राइट्स यानी फिल्म को टीवी चैनल्स पर दिखाने का अधिकार। जी, स्टार या सोनी जैसे चैनल्स फिल्म के राइट्स पहले ही खरीद लेते हैं ताकि वो उसे टीवी प्रीमियर के लिए दिखा सके। मान लीजिए आदिपुरुष थिएटर में फ्लॉप हो गई, लेकिन स्टार प्लस ने इसके सैटेलाइट राइट्स 50 करोड़ में खरीद लिए। प्रोड्यूसर की जेब में तो पहले ही 50 करोड़ आ गए, चाहे फिल्म चली हो या नहीं। अब एक और एग्जाम्पल, म्यूजिक राइट्स, गानों का जादू। बॉलीवुड फिल्मों के गाने तो दिलों पर राज करते हैं। म्यूजिक राइट्स टी सीरीज, सोनी म्यूजिक या सारेगामापा जैसी कंपनियां खरीद लेती हैं। अगर फिल्म फ्लॉप हो लेकिन गाने हिट हो जाएं तो प्रोड्यूसर की चांदी। आजकल OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, Disney Plus, हॉटस्टार फिल्मों के डिजिटल राइट्स पहले ही खरीद लेते हैं। मान लीजिए राधे थिएटर में फ्लॉप हो गई, लेकिन ZEE5 ने इसके OTT राइट्स 100 करोड़ में खरीद लिए। प्रोड्यूसर का तो पहले ही रिस्क कवर हो गया। OTT डील्स ने कई फ्लॉप फिल्मों को बचा लिया है, जैसे लक्ष्मी या कुली नंबर 1।
कैसे काम करता है ये जादू? प्रोड्यूसर फिल्म बनने से पहले ही सैटेलाइट म्यूजिक और OTT राइट्स बेच देता है। उदाहरण के लिए 83 थिएटर में उम्मीद के मुताबिक तो चली नहीं, लेकिन नेटफ्लिक्स और स्टार नेटवर्क ने इसके डिजिटल राइट्स और सैटेलाइट राइट्स खरीदकर प्रोड्यूसर को मुनाफे में रखा। ब्रांड इंटीग्रेशन। बॉलीवुड फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि ब्रांड्स के लिए एक बिलबोर्ड की तरह भी होती हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट के जरिए ब्रांड्स फिल्मों से अपने प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं और इसके लिए प्रोड्यूसर्स को लाखों करोड़ों रुपए भी मिलते हैं। अब ये काम कैसे करता है? ब्रांड्स फिल्मों की कहानी में अपने प्रोडक्ट्स को स्मार्ट तरीके से फिट करते हैं, जैसे कि हीरो का फ़ोन, कोल्ड ड्रिंक या कार। ये प्रोडक्ट प्लेसमेंट दर्शकों को विज्ञापन नहीं बल्कि कहानी का हिस्सा लगता है। प्रोड्यूसर्स को ब्रांड से पहले ही पेमेंट मिल जाता है, जो फिल्म के प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करता है। बड़ी फिल्मों में ये डील्स 5 से 50 करोड़ तक की होती है। उदाहरण के लिए बजरंगी भाईजान, सलमान खान की इस फिल्म में ब्रिटानिया बिस्किट का प्रोडक्ट प्लेसमेंट था। फिल्म के किरदार ब्रिटानिया बिस्किट खाते दिखे थे और ये डील सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस SKF के लिए मोटी रकम लेकर आई। पद्मावत ने मनीष मल्होत्रा के ज्वेलरी और तनिष्क जैसे ब्रांड्स ने फिल्म के कॉस्ट्यूम और प्रमोशन में इन्वेस्ट किया, जिससे प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। अब है रीमेक राइट्स। बॉलीवुड में साउथ की फिल्मों के रीमेक का ट्रेंड तो बरसों से चल रहा है। रीमेक राइट्स यानी किसी दूसरी भाषा की हिट फिल्म को हिंदी में रीमेक करने के लिए अधिकार लेना। ये डील्स प्रोड्यूसर्स के लिए सोने की खान है, क्योंकि साउथ की सुपरहिट स्क्रिप्ट पहले से ही टेस्टेड होती हैं और इनके राइट्स बेचने से ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स को मोटी कमाई मिलती है। अब ये कैसे काम करता है? साउथ की हिट फिल्मों के राइट्स बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स खरीदते हैं। इन डील्स की कीमत 1 से 50 करोड़ तक की हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है ओरिजिनल फिल्म की सक्सेस और स्टार पावर कितनी थी। रीमेक राइट्स सिर्फ कहानी के लिए नहीं बल्कि गाने, डायलॉग्स और कॉन्सेप्ट के लिए भी खरीदे जाते हैं। बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स इन रीमेक्स को बड़े स्टार्स के साथ बनाकर बड़ा मुनाफा कमाते हैं। जैसे दृश्यम, मलयालम फिल्म दृश्यम की सक्सेस के बाद इसके हिंदी रीमेक राइट्स करीब 5 से 10 करोड़ में बिके थे। अजय देवगन स्टारर दृश्यम ने बॉक्स ऑफिस पर 76 करोड़ रुपए कमाए और इसके सैटेलाइट राइट और OTT राइट्स ने मुनाफा भी अच्छा खासा जोड़ा। ओरिजिनल मलयालम प्रोड्यूसर्स को रीमेक राइट्स से बड़ा फायदा हुआ। अब आता है मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। बॉलीवुड की बड़ी फिल्में सिर्फ पर्दे पे नहीं बल्कि टी-शर्ट्स, मग्स, टॉयज और पोस्टर के जरिए भी कमाई करती हैं। कैसे? मर्चेंडाइजिंग वो बिजनेस है जहां फिल्म्स के किरदारों, डायलॉग्स या थीम को प्रोडक्ट्स में बदला जाता है और ये फैंस के बीच अच्छा खासा बिकता भी है। खासकर ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए ये बड़ा रेवेन्यू सोर्स होता है। प्रोड्यूसर्स मर्चेंडाइजिंग कंपनियों के साथ डील करते हैं जो फिल्म के थीम पर प्रोडक्ट्स बनाती हैं। छोटी फिल्में पोस्टर्स, स्टिकर्स या डिजिटल मर्च बेचती हैं, जबकि वहीं बड़ी फिल्में टॉयज, कपड़े और एसेसरीज बेचती हैं। मर्चेंडाइजिंग से होने वाली कमाई प्रोड्यूसर्स और मर्चेंट्स के बीच बढ़ती है और ये लंबे समय तक रेवेन्यू जनरेट करती रहती है। जैसे SS राजमौली की बाहुबली ने मर्चेंडाइजिंग में तहलका मचा दिया था। बाहुबली की तलवार, टी-शर्ट्स, मग्स या कटप्पा बाहुबली के टॉयज ऑनलाइन और ऑफलाइन काफ़ी बिके थे। अनुमान है कि मर्चेंडाइजिंग से इसने 50 से 100 करोड़ की कमाई भी की थी। क्रिश 3, ऋतिक रोशन की सुपर हीरो फिल्म ने मर्चेंडाइजिंग का सबसे बड़ा धमाल किया था। क्रिश के मास्क, टी-शर्ट और एक्शन फिगर्स बच्चों और फैंस के बीच में काफ़ी हिट हुए थे। इसने 20 से 30 करोड़ के मर्चेंडाइजिंग रेवेन्यू को जनरेट किया था। आखिर में आता है IPR और रॉयल्टी। IPR मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और रॉयल्टी वो सुनहरा रास्ता है जिससे प्रोड्यूसर्स को सालों साल कमाई मिलती रहती है। फिल्म के गाने, डायलॉग्स या थीम का इस्तेमाल रिंगटोन्स, रीमिक्स, विज्ञापनों या मर्चेंडाइज में होने पर प्रोड्यूसर्स को रॉयल्टी मिलती है। अगर कोई दूसरी कंपनी फिल्म के कॉन्सेप्ट या किरदार को इस्तेमाल करती है तो इसके लिए लाइसेंसिंग फ़ीस दी जाती है। OTT प्लेटफॉर्म, TV चैनल्स या म्यूज़िकल स्ट्रीमिंग ऐप्स जैसे स्पॉटिफाई, गाना हर बार गाने चलाने के लिए रॉयल्टी देते हैं। जैसे 3 इडियट्स, इस फिल्म के डायलॉग्स और गाने आज भी रिंगटोन्स, मीम्स और विज्ञापनों में इस्तेमाल होते हैं। T सीरीज़ और प्रोड्यूसर्स विनोद चोपड़ा को हर साल लाखों रॉयल्टी मिलती है। शोले, इस आइकॉनिक फिल्म के डायलॉग्स कितने आदमी थे और किरदार गब्बर, जय, वीरू आज भी मीम्स, टी-शर्ट और विज्ञापनों में इस्तेमाल होते हैं। सिप्पी फिल्म्स को इसके लिए रॉयल्टी मिलती रहती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हर साल बनने वाली सैकड़ों फिल्मों में से कुछ ही क्यों हिट होती हैं और फिर भी इतनी फिल्में बनना बंद क्यों नहीं होती। तो क्या फ्लॉप फिल्में हमेशा मुनाफा कमाती हैं? हर बार नहीं। प्रोड्यूसर सपने बुनता है, डिस्ट्रीब्यूटर उसे थिएटर तक पहुंचाता है और एग्जीबिटर उसे आपके सामने लाता है। और अगर फिल्म फ्लॉप हो भी जाए तो सैटेलाइट, म्यूज़िक और OTT राइट्स प्रोड्यूसर्स की नैया पार कर ही देते हैं। आपको बॉलीवुड के इस बिज़नेस का कौन सा ट्विस्ट सबसे ज़्यादा मज़ेदार लगता है? हमें कमेंट में बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और ऐसे ही इन डेप्थ वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए बजरबट्टू एंटरटेनमेंट।